ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बच्चों का टीचर बना और धोबी घाट की ड्यूटी। इस विषय पर दादा विश्वरत्न अपने लौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। उसके बाद बाबा ने मुझे बच्चों का टीचर बनाकर उन्हों की संभाल के लिए रखा। बॉय भवन नाम का बंगला था जहाँ पर 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बच्चे रहते थे। वहाँ मैं और भगवान भाई दोनों बच्चों को संभालते थे। उन्हों को राजविद्या भी पढ़ाते थे और ज्ञान की पॉइंट्स भी सुनाते थे। बंगले के सामने एक बड़ा मैदान था। वहाँ उन बच्चों को शाम को क्रिकेट आदि खेल कराते थे। कभी कभी उन्हों को पिकनिक स्पॉट पर घुमाकर भी ले आते थे। ऐसे इन 20-25 बच्चों को संभालते रहे। यह ड्यूटी भी 1-1.5 वर्ष रही। धोबी घाट की ड्यूटी। उसके बाद मुझे धोबी घाट संभालने के लिए कहा गया। पहले तो एक कॉन्ट्रैक्टर था जो रोज़ कपड़े ले जाता था और धुलाई करके ले आता था। लेकिन फिर अपना ही धोबी घाट बनाने का विचार आया। कुंज भवन अर्थात बड़ी बहनों का बंगला के थोड़ा पास बीच में 1-2 बंगले छोड़कर एक बंगला था जिसका नाम गुलजार भवन रखा गया था। उसमें अपने ही कई भाई बहनें रहते थे। उसके कंपाउंड में यह धोबी घाट खोला गया। मैं उस धोबी घाट का हेड बना। एक बड़ी टीन शीट की टंकी जो लगभग 8 फुट बाई 4 फुट की बनाई गई थी, मैं पानी डालती थी। उसके नीचे लकड़ियाँ डालकर आग जलाता था। जब पानी खूब गर्म हो जाता था तब साबुन और सोडा डालकर उसमें मैले कपड़े डालकर एक मोटी लकड़ी से कपड़ों को अंदर दबा देता था। ये सब मैं अकेला ही रात को 7-8 बजे करता था। फिर सवेरे 4-5 बजे आकर गरम गरम कपड़े एक लकड़े से बाहर निकलता था। उस टंकी के पास ही 10 फीट व्यास की एक गोल टंकी बनाई थी जिसमें रोज़ सवेरे पानी भरते थे। इसके चारों ओर कपड़े सटने की 3-4 स्लैब्स बनाई हुई थी जिन पर मैं और 2-3 दूसरे भाई गरम गरम कपड़े सटते और धुलाई करते थे। बंगले के कंपाउंड में कपड़े सुखाने के लिए रस्सियाँ लगाई गई थी। उन रस्सियों पर 4-5 भाई कपड़े सुखाते थे। यह सारा कार्य हम लोग क्लास से पहले ही करते थे और बाद में स्नान आदि करके क्लास में जाते थे। दिन में फिर कपड़े प्रेस आदि का कार्य करते थे। मैं रहता भी उस गुलजार भवन में ही था। धोबी घाट का कार्य 1.5-2 वर्ष चलने के बाद एक पूरन नाम का धोबी था। उसने यह सारा कार्य अपने ऊपर उठा लिया। बाकी कपड़े प्रेस करने का कार्य हम लोग करते थे। थोड़े समय के बाद फिर कपड़े प्रेस करने का कार्य भी बाहर के लोगों ने ले लिया। मैं फिर अन्य कई प्रकार की ड्यूटीज़ में लग गया। अव्यक्त नामों की सूची। कुंज भवन में जो बहनें रहती थी उनमें से कई बहनों को शिव बाबा सूक्ष्म वतन में खींचकर अर्थात बुलाकर साक्षात्कार कराकर कई प्रकार के दृश्य दिखाते थे। कुछ बहनें तो रोज़ ही साक्षात्कार में चली जाती थी। एक बार एक बहन को शिव बाबा ने एक दृश्य में सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अव्यक्त नाम बताए। उस बहन को वहाँ सूक्ष्म वतन में एक बोर्ड दिखाई पड़ा जिस पर हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी के व्यक्त नाम के सामने अव्यक्त नाम भी लिखे हुए थे। वहाँ अव्यक्त बाबा ने उस बहन को कहा कि आज से सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इन अव्यक्त नामों से ही बुलाया जाए। फिर तो उस बहन ने अपने हाथ से ऐसा इशारा किया जो सामने बैठी हुई बहनें समझ गई कि यह कॉपी और पेन मांग रही है। साक्षात्कार वाली बहन के आगे कॉपी और पेन रखे गए। कॉपी और पेन उठाकर वह बोर्ड पर लिखे नाम कॉपी पर लिखती गई। जब सभी व्यक्त अव्यक्त नाम लिखकर पूरे किए
तब वापस इस साकार वतन में आ गई और आकर साकार ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाया और वे नाम भी दिखाए। फिर तो सभी व्यक्त और अव्यक्त नाम लिखकर बोर्ड पर लगाए गए और सभी ने अपने पास नोट करके भी रखे। उस दिन से लेकर सभी को अव्यक्त नाम से बुलाया जाता है। मेरा नाम विश्वरत्न पड़ा और उस दिन से लेकर मुझे भी इसी नाम से ही बुलाया जाता है। झाड़ और गोला बनाने की सेवा। हर रोज़ सवेरे को साकार ब्रह्मा बाबा कुंज भवन अर्थात बड़ी बहनों के बंगले में आकर मुरली चलाता था। हम सभी भाई बहनें जो अन्य बंगलों में रहते थे वे भी सभी वहाँ ही जाकर बाबा की मुरली सुनते थे। एक दिन जब बाबा आकर संदली पर मुरली चलाने के लिए बैठे तो बैठते ही कहा कि आज मैं अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में गया था। वहाँ अव्यक्त बाबा ने मुझे एक बड़ा सुंदर झाड़ अर्थात वृक्ष दिखाया जो मनुष्यों का झाड़ था। बाबा अर्थात अव्यक्त बाबा ने साकार बाबा को ने कहा कि विश्वरत्न को कहो कि इसकी डिज़ाइन बनावे। मैं क्लास में ही बैठा हुआ था। उसी समय ही साकार बाबा ने मेरे से पूछा कि कैसे बच्चू ये डिज़ाइन बनाएंगे। मैंने कहा हाँ बाबा। झाड़ के बारे में विचार मंथन। फिर साकार बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा इस बच्चे से सभी ड्यूटी छुड़वा कर अन्य बच्चों को बांट कर दे दो। आज से इसको यही कार्य करना है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य है। मम्मा ने भी कहा जी बाबा। मुरली पूरी होने के बाद मम्मा ने मुझको बुलाया। मेरे से सभी ड्यूटी छुड़वा कर अन्य भाइयों को बांट कर दे दी और मुझे कुंज भवन में ही आउट हाउस का कमरा दे दिया कि यहाँ ही बैठकर यह कार्य करना है। साथ में टेबल कुर्सी पेंसिल आदि जो मुझे चाहिए था वह भी दे दिया गया। मैं भी सोचने लगा कि मुझे आज से यही कार्य करना है। बाबा ने पहले झाड़ का ज्ञान तो दिया ही था कि यह सृष्टि एक उल्टा झाड़ है जिसका बीज ऊपर में शिव बाबा है। उस बीज से यह देवी देवताओं का तना निकलता है। सतयुग त्रेता 2 युगों के बाद डाल डालियों के रूप में अन्य धर्म निकलते हैं। अब यह झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पहुंच गया है। अब नया झाड़ स्थापन हो रहा है। यह ज्ञान तो बाबा ने पहले से सुनाया ही हुआ था। बाकी उसकी डिज़ाइन बनानी थी। अब सोचने लगा कि इसे कैसे बनाऊं। पहले सोचा कि झाड़ में कोई डाल आगे होगी कोई पीछे होगी, कोई टेढ़ी होगी और डाल के आगे पत्ते भी आएंगे। तो उस पर लिखत कैसे लिखेंगे कि वह किस धर्म की डाल है। क्योंकि यह झाड़ लोगों को समझने के लिए बना रहे हैं तो लिखत ज़रूर चाहिए कि यह डाल इस्लाम धर्म की, यह बौद्ध धर्म की आदि आदि। यह सोचते सोचते आखिर में यही विचार आया कि सभी डालें दोनों तरफ सीधे ही बना देता हूँ। पत्ते डालों के सामने नहीं दिखाता हूँ बल्कि डालों के ऊपर और नीचे बना देता हूँ। ऐसे विचार करके बनाना शुरू किया। अपने अनुभवों में दादा विश्वरत्न आगे कहते हैं, एक सीधी लाइन लगाई, ये धरनी है। फिर ऊपर से नीचे धरनी तक 2 लाइनें लगाई, यह तना है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते
साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत